हेलो दोस्तों, वेलकम इन जेबीएल। आज हम बात करेंगे सीजन 2 के पार्ट 3 के नोवेल्स पे। सांस लेना। पहला आंदोलन करने के बाद लुओ फेंग ने महसूस किया कि उसका पूरा शरीर गर्म हो गया है। प्रत्येक क्रिया को करने के बाद उसके पूरे शरीर की प्रत्येक कोशिका उबलने लगती थी। प्रत्येक कोशिका में जो आनुवंशिक ऊर्जा अभी तक अवशोषित नहीं हुई है वह पानी की बूंदों की तरह एक साथ इकट्ठा होने लगी है। इन बूंदों ने पानी की एक धारा बनाए और फिर एक नाला, एक नदी। उनके पूरे शरीर से गर्मी निकली और लगातार इकट्ठी होती रही। यह अंत में लुओ फेंग के पेट में डैनतियान में इकट्ठा हुआ। बूम। स्पिरिट रीडर्स और फाइटर्स में एक बड़ा अंतर है। स्पिरिट रीडर का सार सिर में चेतना का दायरा है, जबकि एक फाइटर का सार पेट में डैनतियान है। दानतियान में जैसे कि एक नई भूमि का जन्म हो रहा हो, तानतियान जो तुरंत खुलने से पहले अस्तित्व में ही नहीं था। घूमती हुई आनुवंशिक ऊर्जा और भी तेजी से घूमने लगी। यह लगातार फैलता गया और सिकुड़ता गया। हर बार जब यह सिकुड़ता था तो यह और भी छोटा हो जाता था। लुओ फेंग को लगा जैसे उसकी चेतना कांप रही थी और उसका शरीर कांप रहा था। वो सफल हो गया। उसके विशाल दानतियान में एक लघुग्रह प्रकट हुआ। उसकी चेतना के दायरे में पैदा हुए पारदर्शी लघुग्रह के विपरीत उसके डैनतियान में लघुग्रह सोने के रंग का था। संपूर्ण स्वर्ण लघुग्रह वास्तव में एक के रूप में संयुक्त 6 बड़े स्वर्ण क्रिस्टल थे। यह सुनहरा लघुग्रह घूमता रहा और साथ ही एक अजीब कंपन देता रहा। आनुवंशिक ऊर्जा। लुओ फेंग के एक विचार के साथ सुनहरी आनुवंशिक ऊर्जा का एक टुकड़ा तुरंत डैनतियान से बाहर निकल गया और उसके पूरे शरीर में प्रवाहित हो गया। ट्रैक ट्रैक। एक पल में लुओ फेंग के शरीर की सभी हड्डियां, अस्थि मज्जा, त्वचा, नसें, अंग आदि एक परिवर्तन से गुजरने लगे। यह परिवर्तन उस समय से भी अधिक नाटकीय था जब उनकी आध्यात्मिक शक्ति ने स्टार यात्री स्तर पर कदम रखा था। लुओ फेंग को लगा जैसे उसकी हड्डियों को टुकड़ों में तोड़ा जा रहा है और फिर से एक साथ इकट्ठा किया जा रहा है। मुझे देखने दो कि तुम्हारी विशेष क्षमता क्या है, बप्ता अजीब तरह से हंसा। घबराओ मत, आनुवंशिक ऊर्जा आपके शरीर को बदलने के लिए सबसे उपयुक्त चीज है। यह आपके शरीर की क्षमता प्रवर्धक को बदल सकता है, जो आध्यात्मिक बल से होने वाले परिवर्तन से बेहतर है। ओह हे, यह वास्तव में हीरे का शरीर है। हाँ, लुओ फेंग, तुम बहुत भाग्यशाली हो। बप्ता अत्यंत प्रसन्न हुआ। और शरीर परिवर्तन की प्रक्रिया अभी भी चल रही थी। लुओ फेंग का शरीर नाटकीय रूप से अधिक शक्तिशाली होता जा रहा था। स्टार यात्री स्तर में कदम रखने वाले सामान्य सेनानी की तुलना में उनकी परिवर्तन प्रक्रिया और भी नाटकीय थी। उदाहरण के लिए, भले ही ली याओ के शरीर में भी बदलाव आया हो, लेकिन यह परिवर्तन के उस स्तर के करीब भी नहीं था जिससे लुओ फेंग का शरीर गुजर रहा था। और जितनी भी चीजें बदल रही हैं, उनमें से सबसे नाटकीय परिवर्तन उसकी हड्डियों में हो रहा था। लुओ फेंग की हड्डियां ट्रैक 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 की आवाज दे रही थी, जैसे कि उन्हें हथौड़े से गड़ा जा रहा हो। लुओ फेंग के शरीर से आवाज भी निकल गई। यदि कोई इस समय दूसरी मंजिल पर प्रशिक्षण कक्ष में आता है तो वे शायद हड्डियों के क्रैक 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 ध्वनि को सुन सकते हैं, क्योंकि वे रूपांतरित हो गए थे। बाबाता, आपने डायमंड बॉडी कहा था, वह क्या है? लुओ फेंग से पूछा। छात्र स्तर के दौरान स्पिरिट रीडर्स को बहुत बड़ा फायदा होता है, बाबता ने कहा। हालांकि एक बार स्टार ट्रैवलर स्टेज में कदम रखने के बाद फाइटर्स के भी अपने तरीके होते हैं। उनके तरीके उनकी विशेष क्षमताएं हैं। अलग अलग स्टार ट्रैवलर्स फाइटर्स में अलग अलग खास क्षमताएं होती हैं। उनमें से कुछ में अग्नि की विशेष क्षमता हो सकती है, जबकि उनमें से कुछ में प्रकाश की विशेष क्षमता हो सकती है। यह सिर्फ मूल तरीका है जिसे आप पृथ्वीवासी कहते हैं। ब्रह्मांड में विभिन्न विशेष क्षमताओं को मुख्य रूप से 8 मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है: धातु, लकड़ी, पानी, अग्नि, पृथ्वी, हवा, बिजली और प्रकाश। तुम्हारा मेटल कैटेगरी में थोड़ा दुर्लभ डायमंड बॉडी है, बाबता ने कहा। यह सुनते ही लुओ फेंग भ्रमित हो गया। सीधे शब्दों में कहें, यह आत्मा और शरीर में अंतर के कारण है। जिस तरह से आपके शरीर ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अवशोषित करते हैं वह वास्तव में अलग है। तो निश्चित रूप से परिणामी आनुवंशिक ऊर्जा भी भिन्न होती है, बाबता ने कहा। आनुवंशिक ऊर्जा मुख्य रूप से धातु, लकड़ी, पानी, अग्नि, पृथ्वी, हवा, बिजली और प्रकाश की श्रेणियों में विभाजित है। और आपकी विशेष क्षमताएं आपकी आनुवंशिक ऊर्जा से आती हैं। विशेष क्षमताओं को भी 8 मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया गया है, लेकिन प्रत्येक मुख्य श्रेणी को आगे कई उपश्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, अग्नि की श्रेणी में मानव मशाल, शोधन की ज्वाला आदि की उपश्रेणियां हैं। तापमान में भिन्नता। लुओ फेंग आखिरकार समझ गया कि क्या हो रहा है। सच में कोई एक मुख्य श्रेणी दूसरे से बेहतर नहीं है। प्रत्येक मुख्य श्रेणी में अत्यधिक शक्तिशाली विशेष क्षमताएं होती हैं और प्रत्येक श्रेणी में अत्यंत कमजोर विशेष योग्यताएं भी होती हैं। और लुओ फेंग की विशेष क्षमता धातु की मुख्य श्रेणी के तहत डायमंड बॉडी है। विला में दूसरी मंजिल पर प्रशिक्षण कक्ष। अपना परिवर्तन समाप्त होने के बाद मैं धो दूंगा, लुओ फेंग ने बाथरूम में प्रवेश किया और स्नान में लेट गया। बाथरूम की खिड़की के बाहर बर्फ उड़ रही थी। जैसे ही वो बाथटब में लेटा, लुओ फेंग की चेतना ने बाबता के साथ संचार किया। हीरे का शरीर, इसका मतलब है कि आपकी हड्डियां और मांसपेशियां समान स्तर के अन्य सेनानियों की तुलना में अधिक शक्तिशाली होंगी। यह काफी दुर्लभ क्षमता है। यदि आपकी हड्डियां और मांसपेशियां मजबूत होती हैं तो आप अधिक शक्ति के साथ विस्फोट करने में सक्षम होंगे। आपके हमले और भी शक्तिशाली हो जाएंगे, बाबता ने कहा। इसका मतलब है कि आपके हमले, गति और बचाव सभी में वृद्धि होगी, विशेष रूप से आपके बचाव में। एक बार जब आपकी आनुवंशिक ऊर्जा आपकी त्वचा की सतह पर विलीन हो जाती है तो आपकी रक्षा अत्यंत अद्भुत होगी। तो डायमंड बॉडी काफी दुर्लभ क्षमता है। धातु की श्रेणी के अंतर्गत सबसे आम विशेष क्षमता तीक्ष्णता है, जो आपके हमलों को अधिक भेदी शक्ति देता है, बाबता ने कहा। लुओ फेंग ने थोड़ा सिर हिलाया। लुओ फेंग उसकी विशेष क्षमता डायमंड बॉडी से काफी संतुष्ट था। इसका अर्थ यह हुआ कि उसी स्तर पर उसका शरीर औरों से अधिक शक्तिशाली होगा और उनका डिफेंस लाजवाब होगा। डायमंड बॉडी। लुओ फेंग के एक विचार के साथ आनुवंशिक ऊर्जा तुरंत लुओ फेंग की त्वचा की सतह पर विलीन हो गई। लुओ फेंग यहां तक अपनी त्वचा को धातु की रोशनी से चमकते हुए भी स्पष्ट रूप से देख सकता था।
खोला। लुओ फेंग बाथटब से बाहर निकला और शीशे के सामने खड़ा हो गया। इस दर्पण में कोहरे को दूर करने का कार्य था। आईने में दिखाया गया लुओ फेंग युद्ध के देवता जैसा था। उस शरीर पर हल्की धातु की चमक को देखकर ही आप अपार शक्ति को महसूस कर सकते थे। तियानजिन शहर में यह पहले से ही तीसरा दिन था। छोटे सेक्टर में लॉन जैसी जगहें बर्फ से ढकी हुई थीं। लुओ फेंग और उनके परिवार ने अपनी बड़ी चाची के परिवार के साथ दोपहर का भोजन करने के बाद वे सभी सेक्टर की सड़क पर चले गए। योंग क्विंग और योंग युआन अनुसंधान केंद्र से कुछ समय निकालकर ही वापस आ पाए। थोड़ी देर बाद उन्हें वापस भागना होगा। अनुसंधान केंद्र के नियम सख्त हैं। तांग चेंग अपने चचेरे भाई लुओ होनगुओ के साथ साथ चल रहा था। जब वे बच्चे थे तब दोनों ने भव्य निर्वाण काल अनुभव किया। काम महत्वपूर्ण है, लुओ होनगुओ मुस्कुराया और उसने सिर हिलाया। उस समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं तो वो वांग जिंगेन निश्चित रूप से हमारे परिवार को। तांग चेंग अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। यह सब अतीत में है, लुओ होनगुओ ने कहा। शायद यह आपके परिवार के लुओ फैन के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन हमारे परिवार के लिए यह एक बड़ा आशीर्वाद है। योंग किंग, योंग युआन, तुम दोनों इतने शर्मीले कैसे हो सकते हो? जल्दी करो और अपने चचेरे भाई को धन्यवाद दो। तांग चेंग चिल्लाया। यह सुनने के बाद टैंग योंग किंग और टैंग योंग युआन ने लुओ फैन की ओर अपना सिर घुमाया। चचेरे भाई धन्यवाद। तांग योंग क्विंग लुओ फैन के बगल में थोड़ा घबराया हुआ था। वास्तव में टैंग योंग किंग ही नहीं, पूरा टैंग परिवार लुओ फैन की पहचान जानने के बाद थोड़ा नर्वस होने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था। इसकी कोई मदद नहीं कर रहा है। अगर आपका रिश्तेदार एक शक्तिशाली देश का राष्ट्रपति निकला और आपके साथ खड़ा था, तो क्या आप लापरवाही से बिना किसी घबराहट के बात कर सकते थे? यह ऐसा कुछ नहीं है जो एक सामान्य व्यक्ति कर सकता है। चचेरे भाई आपको धन्यवाद, तांग योंग युआन ने कहा। यह ज्यादा कुछ नहीं था। जब आप दोनों के पास समय हो तो आप जियांग नान मुख्यालय शहर के यांगझोउ शहर में हमारे घर आ सकते हैं। लुओ फैंग मुस्कुराया। जैसे ही वे सेक्टर की सड़क पर चले, लुओ फैंग का सेल फोन अचानक वाइब्रेट हुआ। लुओ फैंग ने अपना सेल फोन उठाया और एक तरफ चला गया। फोन के डिस्प्ले से पता चला कि कॉल जियाई की ओर से थी। हेलो, लुओ फैंग के चेहरे पर मुस्कान आ गई। पुरातात्विक अवशेषों के खजाने यहाँ हैं। लुओ फैंग, यह जियाई है। जियाई की आवाज शक्ति से भरी हुई थी। पुरातात्विक खंडहरों से विभिन्न वस्तुओं के बारे में हमने सूची तैयार की है। क्या आप तियानजिन शहर में हैं? मैं वहां मौजूद रहूंगा। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं है, लुओ फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा। दरअसल एचआर एलायंस की मैडम इसाडोरा ने कल मुझसे संपर्क किया था, लेकिन मैं अब भी पहले आपके साथ आदान प्रदान करने जा रहा हूँ। यह वास्तव में सच्चाई थी, क्योंकि एचआर एलायंस ने भी उनकी सूची तैयार की थी। हालांकि लुओ फैंग अभी भी पहले अपने देश से सामान खरीदने के लिए तैयार था। जब वह बाद में इसाडोरा जाएगा तो उसके पास पहले से मौजूद वस्तु खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। हाँ, एक गुच्छा धन्यवाद। जियाई जोर से हंसे। मैं 15 मिनट में वहां पहुंच जाऊंगा। ठीक, लुओ फैंग ने फोन रख दिया। लुओ फैंग और उसके परिवार ने अपने रिश्तेदारों को विदा करने के बाद उसके माता पिता और उसका भाई अस्पताल में उसकी बड़ी चाची से मिलने गए। लुओ फैंग घर पर ही रहा। विला की दूसरी मंजिल, वाचनालय। इस नोटबुक को चालू करें और फिर पासवर्ड दर्ज करें। उसके बाद डाउनलोड स्वीकार करें। जियाई कुछ डेटा स्टोरेज डिवाइस को पकड़े हुए किनारे पर खड़ी हो गई। पासवर्ड काम कर गया, मैं तैयार हूँ। लुओ फैंग नोटबुक के सामने बैठ गया। बीप। जियाई द्वारा बटन दबाए जाने के बाद बड़ी मात्रा में जानकारी तेजी से लुओ फैंग की नोटबुक में प्रवाहित होने लगी। कुछ ही सेकंड में डेटा ट्रांसफर पूरा हो गया था। जियाई, आप पहले बैठकर कुछ चाय पी सकते हैं? मुझे अच्छे से देखना है। लुओ फैंग मुस्कुराया। ठीक है, कोई जल्दी नहीं। जियाई किनारे पर बैठ गई और अपना चाय का कप थाम लिया। अपने दिल में वह उम्मीद कर रहा था कि यह लुओ फैंग पुरातात्विक खंडहर से कुछ और सामान उठाएगा, क्योंकि एक अतिरिक्त म्यू या क्रिस्टल से भी बहुत फर्क पड़ता है। लुओ फैंग ध्यान से नोटबुक के सामने देखने लगा। पुरातात्विक खंडहर से प्रत्येक विशेष वस्तु के पास उनके फोटो थे। उनमें से कुछ के विशेष कार्य थे जिन्हें एक वीडियो के माध्यम से भी दिखाया गया था। उनके उपयोग और कीमतों के बारे में बताया गया। बाबता, लुओ फैंग ने डेटा देखने का नाटक किया, लेकिन अपने दिल में कहा, क्या आपको डेटा प्राप्त हुआ? भले ही बाबता एक जीवित एआई था जो इंटरनेट के माध्यम से विभिन्न सूचनाओं को पढ़ सकता था, लेकिन पुरातात्विक खंडहर के कारण हर देश अपने गोपनीय डेटा को ऑफलाइन संग्रहित करता है। डेटा कभी भी इंटरनेट पर नहीं आता है और उन्हें इंटरनेट से जोड़ने की कोई भी कार्रवाई प्रतिबंधित है। इन सभी सुरक्षा सावधानियों के कारण बाबता कुछ गोपनीय सूचनाओं को पढ़ने में सक्षम नहीं था। और अब इस नोटबुक को बाबता के साथ जोड़ दिया गया है। मिल गया है, बाबता ने जवाब दिया। ठीक है, ध्यान से देखो और देखो कि कौन से उपयोगी हैं। लुओ फैंग ने सारा काम बाबता को धकेल दिया। उसके लिए उसे पुरातात्विक खंडहर से सभी विभिन्न वस्तुओं को देखने का नाटक करना पड़ा। टेल नोट, डेंतियान वह क्षेत्र है जहां चीनी चिगोन। लुओ फैंग, मैंने सूची से वह सब कुछ चुना है जो हमें खरीदने की जरूरत है। मैं इसे तुरंत आपकी नोटबुक पर भेज दूंगा। बाबता को इसका उत्तर देने में लगभग 1 सेकंड का समय लगा। इतनी तेजी, लुओ फैंग हैरान था। मैं एआई की उच्चतम डिग्री हूं, एक जीवित एआई। मेरी प्रसंस्करण गति निश्चित रूप से तेज है। लुओ फैंग के दिमाग में बाबता की आवाज बिल्कुल मामूली थी। पढ़ाई में, लुओ फैंग ने जियाई को देखने के लिए अपना सिर उठा लिया। जियाई, जो चाय का कप उठा रही थी, उसकी निगाहें महसूस हुई और हंस पड़ी। चिंता मत करो, छानबीन करने के लिए बहुत सारी जानकारी है, इसमें लगभग 3 से 4 घंटे लगने चाहिए। लुओ फैंग, अपना समय ले लो। जैसा कि उन्होंने कहा, पास के बुकशेल्फ में एक किताब लेने के लिए गया और पढ़ना शुरू किया। लुओ फैंग केवल हंसने पर मजबूर कर सकता था। 3 से 4 घंटे, एक सामान्य व्यक्ति को डेटा के माध्यम से जाने में काफी समय लगेगा। हालांकि महत्वपूर्ण डेटा के माध्यम से फिल्टर करना और चुनाव करना, यह सब लिविंग एआई बाबता द्वारा किया गया था। समाप्त करने के लिए 1 सेकंड पर्याप्त से अधिक था।
अगर मैं उसे बता दूं कि मैं पहले ही समाप्त कर चुका हूं, तो वह सोचेगा कि मैं एक राक्षस हूं। मुझे बस कुछ घंटे इंतजार करना है। लुओ फेंग ने बाप्ता द्वारा भेजी गई फाइल को खोलते हुए माउस को हिलाया। फाइल खुल गई। यह खरीदने के लिए वस्तुओं की एक विस्तृत सूची थी। बहुत सारे। लुओ फेंग हैरान था। खरीद सूची में प्राचीन सभ्यता की वस्तुओं की मात्रा बहुत बड़ी थी, इतनी बड़ी कि 10 बड़े यात्री जहाज संभवतः उन सभी का परिवहन नहीं कर सकते थे। बाबता, हम इतनी सारी चीजों के लिए विनिमय कर रहे हैं। लुओ फेंग ने पूछा, क्या यह बहुत है? यह बहुत ज्यादा नहीं है। बप्ता ने कहा, हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? हम एक अंतरिक्ष यान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी गरीब परिस्थितियों में ब्रह्मांड में क्रूज करने में सक्षम जहाज बनाने के लिए, एक जो आकाशगंगा से आकाशगंगा की यात्रा करने में सक्षम है। बस जहाज के शरीर के लिए आवश्यक सामग्री की बहुत आवश्यकता होती है। पृथ्वी के प्राकृतिक मिश्र ऐसे जहाज के लिए शायद ही उपयुक्त हो। हम केवल ऐसे अवशेषों पर भरोसा कर सकते हैं। लुओ फेंग अचानक समझ गया। एक जहाज को ब्रह्मांड में उड़ने में सक्षम होने के लिए यह बहुत भारी होना चाहिए था। इसके लिए निश्चित रूप से बहुत सारी सामग्रियों की आवश्यकता होगी। वे अवशेष और सामग्री इसके लायक नहीं है। एक मूल्य क्रिस्टल ब्रह्मांड में अनगिनत सामग्रियों का आदान प्रदान कर सकता है। बप्ता पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे। वह ब्रह्मांड में है, पृथ्वी अलग है। 3 घंटे बाद, जिया यी, मैंने अपनी पसंद बना ली है। लुओ फेंग ने स्क्रीन के सामने जिया यी को डिजिटल नोटबुक दी। यह एक्सचेंज सूची है। ओह, वह तेज था। जिया यी मुस्कुराया और अपनी कुर्सी डेस्क के करीब ले गया। उसने विनिमय सूची को ध्यान से स्कैन करना शुरू किया। अंत में उसे एक बड़ा झटका लगा। लुओ फेंग, तुम इन सभी जहाजों के अवशेष क्यों खरीद रहे हो? ये प्राचीन जहाज अवशेष वर्षों से टूटे हुए हैं। वे भी अलग अलग देशों द्वारा अलग किए गए हैं। जो जहाज हमारे पास हैं, उनमें से कई को अलग कर दिया गया है। आप उन्हें चाहते हैं? हाँ, लुओ फेंग ने सिर हिलाया। 1, 2, 3। जिया यी ने सूची देखी। वह वास्तव में बहुत हैरान था। उसने शुरू में सोचा था कि लुओ फेंग कुछ विशेष उपकरण खरीदने जा रहा है, लेकिन उसे एहसास हुआ कोई भी उपकरण खरीदा नहीं गया था। लुओ फेंग केवल जहाज के कई अलग अलग प्रकार के अवशेषों या टुकड़ों के लिए गया था। कुछ टुकड़े अत्यंत कठोर सामग्री के थे, न कि कुछ पृथ्वी के औजारों में काटने की क्षमता थी। जहाज खुद ही रहता है, केवल कुछ को ही विच्छेदित किया जा सकता है। आपका आदेश बहुत बड़ा है। इस विशेष जहाज का वजन 800 टन से अधिक है। जिया यी ने लुओ फेंग को देखा। वास्तव में इसकी कीमत अज्ञात है, मशीनरी के लिए एक सामग्री के रूप में, और तथ्य यह है कि हम इसे नुकसान पहुंचाने में असमर्थ रहे हैं। यह अब तक की हमारी एसएस ग्रेड सामग्री से अधिक मजबूत है। तो इसकी कीमत? जिया यी, वे कुछ भी नहीं है, लेकिन बहुत क्रूर मत बनो। लुओ फेंग हंसे। पृथ्वी पर कोई नहीं जानता कि इन अवशेषों से कैसे निपटा जाए। चूंकि वे अनुपयोगी हैं, वे उतने ही अच्छे हैं जितने बेकार हैं। दरअसल मुझे पूरा यकीन है कि एचआर अलायंस और अन्य देशों के पास भी कुछ अवशेष हैं। जिया यी की भौहें टेढ़ी हो गईं। वास्तव में प्राचीन जहाजों के अवशेष विभिन्न देशों में प्रचुर मात्रा में थे। डोजो ऑफ लिमिट से हॉर्न की तरह पूरा मुख्यालय एक बड़ा इंटरस्टेलर ट्रांसपोर्ट जहाज था। कहने के लिए यह कीमती था। ये जहाज सामग्री वास्तव में अद्वितीय और अमूल्य थी। हालांकि वे भी बेकार थी, क्योंकि मनुष्य इन सामग्रियों को काटने या उपयोग करने में असमर्थ रहा है, और अनुपयोगी सामग्री उतनी ही बेकार है। अवशेष और पुर्जे सभी जोड़े गए 5000 टन से अधिक हैं। जिया यी ने लुओ फेंग को देखा। भले ही वे केवल अवशेष और बेकार हो, इतना वजन और इतने सारे प्राचीन अवशेष, यह कैसा रहेगा? 3 न्यू यॉर्क क्रिस्टल। लुओ फेंग चुप रहा। बाबता ने गुस्से में उसके सिर में गुस्सा किया। 5000 टन कचरा, उनका कोई मतलब नहीं है। पृथ्वी के एक विमानवाहक पोत का वजन कुछ 10,000 टन है। एक छोटा ब्रह्मांडीय जहाज जिसका वजन कुछ 10,000 टन है, बहुत सामान्य है। ब्रह्मांड में एक न्यू यॉर्क क्रिस्टल आसानी से 10 छोटे अंतरिक्ष यान के लिए विनिमय कर सकता है। कचरे के बदले में, भले ही यह 100 मिलियन टन था, इसका कोई मतलब नहीं है 3 पूरे क्रिस्टल के लिए। उसे वास्तव में लगता होगा कि क्रिस्टल सब्जियों की तरह हैं। यह बहुत ही महंगी। लुओ फेंग ने अपना सिर हिला दिया। 5000 टन प्राचीन सामग्री, जिया यी ने कहा। हमारे डोजो का मुख्यालय। आपको क्या लगता है कि बड़ा अंतरिक्ष जहाज कितना भारी है? लुओ फेंग ने जिया यी को देखा। यह एक अंतरिक्ष यान है जो 10,000 मीटर से अधिक लंबा है। एक इंटरस्टेलर ट्रांसपोर्ट शिप 10,000 मीटर से ज्यादा लंबा। अगर इसका वजन किया जाए तो यह निश्चित रूप से 100 मिलियन टन से अधिक होगा। क्या इसका मतलब यह है कि वह जहाज 10,000 क्रिस्टल के लायक होगा? लुओ फेंग ने जिया यी को देखा। यह एक अच्छी तुलना नहीं है, जिया यी ने कहा। यह आपका डोजो ऑफ लिमिट्स मुख्यालय है। इसके अलावा उस विशाल जहाज को काटना भी संभव नहीं है। ठीक है, कैसे? 2 क्रिस्टल के बारे में, लुओ फेंग ने कहा। लुओ फेंग, क्या तुम मूर्ख हो? 2 क्रिस्टल? मुझे लगता है कि एक भी बहुत है। बाबता मन ही मन चिल्ला रहा था। 2 क्रिस्टल? जिया यी ने अपना सिर हिलाया। ठीक है, मैं तुम्हें कुछ सम्मान दिखाऊंगा। यह 2 क्रिस्टल हैं। मैं अपने आदमियों के लिए 5000 टन से अधिक वजन वाले अवशेषों को यांगझोउ तक पहुंचाने की व्यवस्था करूंगा। जिया यी बेहद खुश थी। ये अवशेष निष्क्रिय पड़े थे, जिनका उपयोग नहीं किया जा सकता था। वे वहां बैठे ही बेकार थे। उन्हें 2 म्यू या क्रिस्टल के लिए विनिमय करने में सक्षम होना एक अच्छा सौदा था। उसने शुरू में सोचा था कि सिर्फ एक क्रिस्टल प्राप्त करना पहले से ही बहुत अच्छा होगा। लुओ फेंग, मैं इन सामग्रियों को कहाँ छोड़ूं? जिया यी ने पूछा।
यांगझो शहर के बाहर जंगल में मैं एक बड़े गोदाम के रूप में जंगल में कहीं एक नष्ट कारखाने को नामित करूंगा, आप इसे वहां रख सकते हैं। लुओ फेंग मुस्कुराया। एक बार जब बातचीत पूरी हो गई और दोनों पक्षों ने समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए तो लुओ फेंग ने जमा के रूप में एक क्रिस्टल दिया। लुओ फेंग, तुम मूर्ख हो गए हो, 5000 से अधिक टन कचरे के बदले 2 क्रिस्टल। मैं शर्त लगा सकता हूं कि एक क्रिस्टल के साथ भी जिया ही सहमत होगी। बप्ता अत्यंत असंतुष्ट थे। इस समय और युग में जब देश और राक्षस युद्ध करेंगे तो बहुत नुकसान होगा। एक और देकर मैं अपने देश का समर्थन कर रहा हूं, लुओ फेंग ने कहा। बाबता अवाक था। दूसरे दिन लुओ फेंग लेडी इसाडोरा से मिलने जाने के लिए अपने बुद्धिमान युद्धपोत में अकेले बैठे। इसाडोरा की ओर से उसने 9000 टन से अधिक अवशेष और सामग्री खरीदी। हालांकि इस बार उन्होंने केवल एक क्रिस्टल का इस्तेमाल किया। यह आदान प्रदान आसान था लेकिन परिवहन बहुत कठिन था। यह भाग्यशाली था कि एचआर एलायंस के पास चीन में ही बहुत सारे अवशेष और सामग्री थी। ट्रेन से परिवहन संभव था। व्यापार हो गया था लेकिन माल आने में 1 से 2 महीने लगेंगे। जियांगनान बेस यांगझो शहर मिंगयू जिला। लुओ फेंग का घर दूसरा मंजिला प्रशिक्षण कक्ष। इसे पहले ही 2 भागों में विभाजित कर दिया गया था, एक प्रशिक्षण के लिए और दूसरा प्राचीन गुरुत्व यंत्र लगाने के लिए खंडित था। उपकरण की लंबाई 6 मीटर थी, इसकी ऊंचाई भी 6 मीटर थी। इसने छत को पंचर कर दिया। जैसे इसे स्थापित करने के लिए लुओ फेंग के विला को फिर से तैयार करना पड़ा। 2059 जनवरी 13। लुओ फेंग का घर ग्रेविटी रूम के भीतर। 1000 बार गुरुत्व। लुओ फेंग ने गुरुत्वाकर्षण कक्ष में अपना पहला कदम रखा। यह फिर से तैयार किया गया है। यह भयंकर है, बाबता ने डांटा। आखिरकार यह एक ब्रह्मांड बुनियादी स्तर का गुरुत्वाकर्षण कक्ष मॉडल है। इसकी विशिष्टताओं को 0-1000 ब्रह्मांड गुरुत्वाकर्षण बल से जाना चाहिए। लानत है। एक नजर डालें, इसे पृथ्वी की बिजली के साथ फिर से तैयार किया गया है। इस ग्रेविटी रूम को बिजली देने के लिए बिजली का उपयोग कर रहे हैं। मैं नहीं जानता कि तुम लोग चतुर हो या मूर्ख, क्या गलत है? लुओ फेंग ने पूछा। तुमने कहा ब्रह्मांड गुरुत्वाकर्षण बल। ब्रह्मांड में गुरुत्वाकर्षण की इकाई पृथ्वी की इकाई का 8.89 गुना है। कहने का मतलब ब्रह्मांड के मानक गुरुत्वाकर्षण की एक इकाई 8.89 ग्राम है। और यहाँ यह एपिसोड खत्म होता है। बाय बाय गाइस। विथ नेक्स्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब से जुड़े और लाइक करें।